Next is the invasion of Alexander, जिसको हम सिकंदर कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? सिकंदर महान विश्व विजेता था। सिकंदर बहुत बड़ा राजा था। He was a Greek ruler and he belongs to Macedonia यह मैसिडोनिया का रहने वाला था, यूनान में मैसिडोनिया। एंड he invaded India in 326 BC. 326 BC. In this time, in Magad, there was a Nanda dynasty. मगध में उस समय क्या था? नंदा डायनेस्टी था मगध में उस समय नंदा डायनेस्टी था। एंड द किंग वॉज धनानंद वॉज द नंदा रूलर। नंद वंश का शासक कौन था? धनानंद था। सिकंदर केम टू इंडिया एंड कॉन्कर्ड 2 regions in northwest frontier regions of India. भारत के उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र में 2 क्षेत्रों को जीता। One was तक्षशिला, जहां का शासक था आम्भी वहां का शासक था। कहां का? तक्षशिला। And second was पोरस, जो शासन कर रहा था झेलम। पोरस जो शासन कर रहा था झेलम और चेनाब नदी के बीच में शासन कर रहा था। चेनाब और झेलम के बीच में शासन कर रहा था। एक नदी चेनाब हो गया, एक नदी झेलम हो गया। चेनाब थोड़ा नीचे है, झेलम थोड़ा ऊपर है। झेलम ऊपर है, चेनाब नीचे है। आप देखोगे पंजाब में ऐसे है। ये पंजाब हो गया, ये हो गया रावी नदी, ये रावी हो गया, ये चेनाब हो गया और ये झेलम हो गया। और यहां पर सबसे पंजाब के पूरब में ये देखोगे, ये सतलज हो गया और ये देखोगे ये यमुना हो गया, यमुना नदी। यही पंजाब का भौगोलिक कंडीशन है। सबसे पूरब में सतलज, फिर रावी, फिर चेनाब और सबसे लास्ट में झेलम। तो सोचो, ये चेनाब है, ये झेलम है। इन दोनों के बीच में शासन कर रहा था पोरस एंड ही वॉज कॉन्कर्ड बाय अलेक्जेंडर। उसको सिकंदर ने जीत लिया। ठीक है बच्चों? राइट। अब देखो क्या हुआ। अब क्या है कि सिकंदर जो है तक्षशिला को और पोरस को जीतने के बाद वह पूरब की ओर बढ़ना चाहता था। यानी इंडिया में प्रवेश करना चाहता था, लेकिन वह प्रवेश नहीं किया। उसका 2 कारण हो सकता है। पहला कारण तो यह था कि उसके सैनिक थक गए थे। सिकंदर के सैनिक थक गए थे, कारण कि उसके पहले वह कई क्षेत्रों को जीता था। सिकंदर यहां आने से पहले टर्की को जीता था, ईरान को जीता था। इन सबको जीतने के बाद यहां आया था, तो सैनिक थक गए थे।
और दूसरी बात, जो सैनिक थे वो इंडिया के क्लाइमेट को सह नहीं पा रहे थे, यहां बहुत गर्मी थी। और दूसरा कारण हो सकता है कि उस समय मगध में एक बहुत बड़ा जो है किंगडम था। भले राजा बेकार था, ही वॉज अनपॉपुलर, नॉट एफिशिएंट, लेकिन कम से कम बाहर के लोग जानते थे कि राजा बहुत मजबूत होगा। ठीक है बच्चों, अब देखो कि बाहर के लोग जो है उनको क्या पता है, दो ही वॉज इनफेमस, ही वॉज अनपॉपुलर अमंग द सब्जेक्ट, लेकिन बाहरी लोग जानते थे कि किंगडम जो है बहुत मजबूत है, क्योंकि यहां का शासक पहले कौन था, महानंद था, महापद्मनंद। और महापद्मनंद जो है बहुत पावरफुल शासक था और उसका उत्तराधिकारी था धनानंद। तो लोग समझते थे कि ही वुड बी पावरफुल लाइक हिज फादर महापद्मनंद। ठीक है ना, तो सिकंदर वहां से वापस चला गया, ही केम बैक, वापस चला गया। बट दिस इन्वेजन ऑल्सो लेफ्ट इंपैक्ट ऑन इंडिया, इसने भी भारत के ऊपर प्रभाव छोड़ा। इस इन्वेजन का भी भारतीय संस्कृति पर, भारत पर प्रभाव पड़ा। क्या पड़ा, लेट अस सी। पहला प्रभाव तो यह पड़ा कि इट ओपन द डोर फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स, कॉमर्स विथ द वेस्ट, पश्चिम के साथ, यानी पश्चिम के साथ व्यापार करने के लिए यह रास्ता खोल दिया। सेकेंड, it also left impact, it also left impact on the Indian culture, Indian culture, Indian culture. For example, later on Greek art developed. Later on Greek art developed in India, developed in India. बाद में क्या हुआ कि यूनानी कला का विकास हुआ, इंडो ग्रीक आर्ट, इंडो ग्रीक आर्ट। आप देखोगे कि मौर्यों के बाद, आफ्टर द मौर्यन रूलर, इन द टाइम ऑफ कुशाना रूलर, कुषाण शासकों के समय में, वी कम अक्रॉस विथ इंडो ग्रीक आर्ट, इंडो ग्रीक आर्ट, यानी हम लोग एक हिंद यवन कला से परिचित होते हैं। तो उस कला के विकास में इस ग्रीक इन्वेजन का भी प्रभाव देखा जा सकता है, बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट इंटरैक्शन ऑफ इंडिया विथ द ग्रीक। यह पहली बार भारत का यूनानी संस्कृति के साथ जो है इंटरैक्शन हुआ था। तो हम कह सकते हैं कि सांस्कृतिक रूप से भी इस इन्वेजन ने भारत को प्रभावित किया। ठीक है, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक, एंड दिस इज द इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन, द इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में बौद्धिक क्रांति, प्राचीन भारत में बौद्धिक क्रांति। इन 6th century BC,
in 6th century BC, we see that in the middle Gangetic region, we find intellectual revolution in the form of especially Buddhism and Jainism. Buddhism and Jainism. आप देखोगे कि 6th सेंचुरी बीसी में, यानी उत्तर वैदिक काल के बाद, मध्य गंगा के क्षेत्र में मतलब बिहार का जो क्षेत्र है, उसमें बौद्धिक क्रांति होती है। उस समय के इतिहास को हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि लगभग 62 sect came to emerge in the middle Gangetic region. मध्य गंगा के क्षेत्र में लगभग 62 संप्रदाय जो है उभर कर आए थे। They had come to emerge. Among them, the most important were Buddhism and Jainism. उन 62 में से दो सबसे अधिक प्रभावशाली हुए, लोकप्रिय हुए, एक बौद्ध और दूसरा जैन। बच्चों, आप देखोगे कि जो 6th सेंचुरी का फेज है प्राचीन भारत में, वह बदलाव का फेज है। इट वॉज ए टाइम ऑफ चेंज, मॉडिफिकेशन, डायनेमिक चेंज इन एवरी डायमेंशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। मानव समाज के प्रत्येक क्षेत्र में उस समय बदलाव हो रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस सी ऑल दो चेंजेस। जैसे हम बताते हैं, वन वॉज ए स्ट्रॉन्ग मोनार्की वेयर एमर्जिंग। उस समय मजबूत राजतंत्र स्थापित हो रहे थे। नंबर 2, जो वर्ण सिस्टम है, वर्ण सिस्टम वॉज फुली एस्टैब्लिश्ड। जो वर्ण व्यवस्था है वह पूरी तरह से स्थापित हो चुका था, फुली एस्टैब्लिश्ड, एंड इट हैड ऑल्सो बिकम रिजिड। यह जटिल भी हो चुका था। वर्ण सिस्टम हैड ऑल्सो बिकम रिजिड, कॉम्प्लिकेटेड। इट वॉज नॉट फ्लेक्सिबल एज इट वॉज in ऋग्वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। उतना लचीलापन नहीं था, जटिल हो गया था। यानी जो ब्राह्मण है ब्राह्मण है, जो क्षत्रिय है क्षत्रिय है, जो वैश्य है वैश्य है, जो शूद्र है शूद्र है। ठीक। इसके बाद महिलाओं की कंडीशन और समाज के जो निम्न वर्ग है शूद्र, उनका कंडीशन भी खराब हो रहा था। मीन्स डिक्लाइन ऑफ द पोजीशन ऑफ women एंड शूद्रा, इन दोनों का कंडीशन बहुत बदतर हो रहा था, मिजरेबल हो रहा था, खराब हो रहा था। इसके बाद देखोगे बच्चों कि समाज में जो वैश्य क्लास है, वैश्य क्लास जो एग्रीकल्चर करता है,
जो ट्रेड कॉमर्स में लगा हुआ है, उसका भी सामाजिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। यह भी संतुष्ट नहीं था। दे वर ऑल्सो नॉट सेटिस्फाइड विथ दिस सोसाइटी। यह समाज से संतुष्ट नहीं थे। समाज में इनका भी ऑनर नहीं था। दो दे हैड बिकम प्रोस्पेरस, यस काफी संपन्न हो चुके थे विथ डेवलपमेंट ऑफ कल्टीवेशन एंड ट्रेड कॉमर्स। They had become rich, prosperous, but they were not getting equality, liberty, prestige in society, and that's why they had also become dissatisfied with society. ये समाज से संतुष्ट नहीं थे। इसके बाद देखोगे कि आर्थिक क्षेत्र में लोहे के प्रयोग के कारण, ड्यू टू यूज ऑफ आयरन इन कल्टीवेशन, देयर वॉज ए मैसिव चेंज इन कल्टीवेशन। यानी कल्टीवेशन में आयरन, लोहे के यूज के कारण बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा था। जंगलों की सफाई हो रही थी, कुछ नए भूमि बन रहे थे। अब लोहे के हल के द्वारा हम जमीन को गहरा रूप में खुदाई कर सकते हैं। लोहे के माध्यम से जंगलों की सफाई कर सकते हैं। लोहे के औजार बना सकते हैं। लोहे के वेपन बना सकते हैं। यानी देयर वाज ए मैसिव चेंज इन इकोनॉमी। कृषि में बहुत बड़ा बदलाव हुआ। इसके बाद क्राफ्ट इंडस्ट्री में बदलाव हुआ। इसके बाद ट्रेड कॉमर्स में भी बदलाव हुआ। इस समय आप देखोगे कि कॉइन्स भी आ गए। इन दिस पीरियड वी ऑल्सो केम अक्रॉस विथ कॉइन्स। बिफोर दिस देयर वाज नो कॉइन। इट वाज द बार्टर सिस्टम। इवन इंडस सिविलाइजेशन वाज अर्बन सिविलाइजेशन. But Indus people also were not having any coin. They operated their trade commerce with barter system, not coins. First time we came across with coin in 5 and 6th century BC. In 5 and 6th century BC, and this coin was called punch-marked coin. इसको हम कहते थे उस समय पंच मार्क्ड क्वाइन, या इसका एक और नाम है आहत क्वाइन। यह चांदी का बनता था। इट वॉज मेनली मेड ऑफ सिल्वर मेटल। जब क्वाइन बनता था उस समय पंच मार्क्ड वो सिल्वर से बनता था। लेकिन कभी कभी हमें तांबे का भी कॉइन्स प्राप्त हुए हैं। दे ऑल्सो मेड देयर कॉइन बाय यूजिंग व्हाट? कॉपर। लेकिन स्पेशली ये किसका था? सिल्वर का था, चांदी का था। और उस कॉइन पर एक विशेष पिक्चर होता था, एक विशेष इंप्रेशन होता था। जैसे मान लो एक कॉइन हो गया, इस पर जो है ट्री का, पेड़ का चित्र, इस पर जो है एलिफेंट का चित्र, इस पर जो है बुल का चित्र, सांड जिसे कहते हैं बुल का चित्र, इस पर फिश मछली का चित्र, और इस पर हाफ मून का चित्र होता था। यानी कॉइन जो सबसे पहले बनाए गए दैट वाज पंच मार्क्ड। और उस कॉइन पर कुछ आकृति होती थी, कुछ फिगर्स होते थे। जैसे एक हो गया फिगर किसका? ट्री का, एलिफेंट का, हाफ मून का, यानी आधा चंद्रमा, अर्ध चंद्र का, और मछली का, और बुल मतलब सांड का। दिस वॉज द अर्लीस्ट कॉइन्स ऑफ इंडिया।
ये भारत का सबसे पहला जो है कॉइन था, मेड ऑफ सिल्वर एंड समटाइम्स कॉपर ऑल्सो। तो इन दिस टाइम यू सी दैट देयर वाज ए कॉइन सिस्टम ऑल्सो एंड दे ऑल्सो डेवलप्ड द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इस समय कम्युनिकेशन भी डेवलप हो गया था, संचार के साधन भी डेवलप हो गया था। At the same time, we also notice the second phase of urbanization. इस समय में आप देखोगे कि सिंधु घाटी के बाद उत्तरी भारत में नगरीकरण भी हो रहा था, and it was the second phase of urbanization. The first one in Indus Valley and the second one in 6th century BC. पहला नगरीकरण कब हुआ था? सिंधु घाटी के समय में हुआ था, और दूसरा कब हुआ था? भगवान बुद्ध के समय में हुआ था, यानी 6th सेंचुरी बीसी। ठीक है, इसके साथ ही साथ देखोगे कि जो रिलीजन था, धर्म था, दैट वाज सफरिंग फ्रॉम सुपरस्टिशन, ऑर्थोडॉक्सी, रिचुअलिज्म, प्रीस्टहुड, यज्ञ, स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स, डोनेशन एटसेट्रा। धर्म के अंदर तमाम बुराई आ गई थी। मैंने कल क्लास में बताया था आपको कि उत्तर वैदिक काल में बड़े बड़े यज्ञ होने लगे और उन यज्ञों में पशुओं की आहुति दी जाती थी, पशु मारे जाते थे, बलि हो रहा था, ब्राह्मणों का प्रभाव बढ़ रहा था। यानी जो धर्म का नेचर है, that had become more complicated, more rigid, more superstitious, more orthodox, and that's why this religion also demanded some kind of modification, some kind of changes. इसलिए धर्म के अंदर भी सुधार करना परम आवश्यक हो गया था। तो सब मिलाकर के हम कह सकते हैं कि 6th सेंचुरी बीसी में जो बदलाव हो रहे थे, उसका ही प्रभाव है कि लोगों ने मांग किया कि हमारे समाज के अंदर भी, हमारे धर्म के अंदर भी बदलाव होना चाहिए। बिकॉज इन दोज टाइम सोसाइटी एंड रिलीजन was not responding the economic changes, the material changes and it was needed. यानी उस समय हम देखते हैं कि सोसाइटी जो है और धर्म दोनों के अंदर रिलीजियन इन दोनों के अंदर जो बदलाव होना चाहिए था वह बदलाव नहीं हो रहा था, जबकि इकोनॉमिक क्षेत्र में बदलाव हो रहा है। देयर वॉज ए मटेरियल चेंज बट देयर वॉज नो चेंज इन सोसाइटी एंड रिलीजन, एंड दैट्स व्हाई द फिजिकल चेंज, the material change compelled the society and religion to modify itself in response to the new changes that was taking place in 6th century BC in ancient India. And that is why Buddhism and Jainism came to emerge, just to meet the desires of the people, the aspiration of the people, to fulfill all those needs that was not met by Brahmanism, जिसको ब्राह्मणवाद जो है, उनके आने के पीछे बैकग्राउंड क्या था, समाज उनसे क्या चाहता था और उन्होंने समाज को क्या दिया और जो दिया वह कितना सार्थक हुआ। इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप अभी तक समझ लिए होंगे। अब हम बताएंगे कि भगवान बुद्ध और महावीर ने समाज को क्या दिया और किसको क्या चाहिए था और किसको क्या दिया गया। तो लेट अस सी फर्स्ट बुद्धिज्म एंड देन जैनिज्म। इट्स ओके, राइट।